आज हम लोग रिसर्च टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज रिसर्च के विषय में हम इसकी परिभाषा, चरण और क्रम पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें से आपका एक क्वेश्चन नेट की परीक्षा में ज़रूर बनता है। तो चलिए अब रिसर्च में जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो रिसर्च है इसी को उठा लेते हैं, उसके आगे देखते हैं। पहले रिसर्च, तो ये रिसर्च है इसका मतलब बार बार होता है। सर्च मतलब खोजना। ये तो वैसे भी आपका बेसिक है अनुसंधान के लिए। तो इस बार बार का क्या अर्थ है, इसी को देखना है। देखिए, जो प्रक्रिया बार बार होगी वो कैसी हो जाएगी, गत्यात्मक। और बार बार हो रही है, गति के साथ हो रही है, तो क्या हो जाएगी, वृत्तीय, यानी कि वृत्तीय भी होगी। दो चीजें तो एक चीज समझ लीजिए। पहली बात तो रिसर्च कैसी हो जाएगी बार बार होने से, गत्यात्मक। दूसरी वृत्ति। इसके अलावा जब ये वृत्ति है, गत्यात्मक है, तो इसमें वैज्ञानिक आवृत्तात्मक प्रक्रिया भी कर सकते हैं। और जो भी प्रक्रिया वैज्ञानिक हो जाती है वो हमेशा कैसी होती है, क्रमबद्ध। तो एक चीज समझिए, जो ये बार बार खोजना है वो कैसा होगा, गत्यात्मक वृत्ति। इसकी जगह आप कह सकते हैं वैज्ञानिक आवृत्तात्मक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो रिसर्च का मेन मतलब तो यही है कि ऐसी खोज जो कि क्या हो, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध हो, और साथ ही साथ क्या हो, बार बार खोजी जा रही, बार बार फिल्टर किया जा रहा हो, तो क्या है, रिसर्च है। तो चलिए अब रिसर्च की जो परिभाषा है, विशेषता है, उस पर ध्यान देते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा रिसर्च है क्या। अनुसंधान एक सुसीमित क्षेत्र के लिए, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सुसीमित क्षेत्र, सुसीमित क्षेत्र कहने का मतलब है अनुसंधान का क्षेत्र सदैव स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सुसीमित का मतलब हमें पता हो कि इसकी सीमा या क्षेत्र कहाँ तक है। ये अगर स्पष्ट रहेगा तो हमारा अनुसंधान अच्छी गति से कार्य करेगा। तो सुसीमित क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, किसी समस्या का, ध्यान दीजिए, अनुसंधान एक फिक्स क्षेत्र में, सुसीमित क्षेत्र में किसी समस्या का कैसा विश्लेषण है, सर्वांगीण विश्लेषण है। तो मतलब जो भी समस्या लेते हैं उसका हम क्या करने वाले रहते हैं, सर्वांगीण विश्लेषण। तो सर्वांगीण विश्लेषण का यहाँ क्या क्या चीजें मिल सकती हैं इससे। जब भी आप किसी चीज का सर्वांगीण विश्लेषण करने बैठेंगे तो सबसे पहली बात, वो नॉर्मल विश्लेषण ना होकर के कैसा हो जाएगा, गहन। आप इसी को कर सकते हैं सघन। और जब सर्वांगीण करेंगे तो एक क्रम से चल रहा होगा, क्रमबद्ध। सर्वांगीण कर रहे हैं तो तार्किक भी हो जाएगा, सर्वांगीण करेंगे तो ये व्यापक भी हो जाएगा, और सर्वांगीण करेंगे तो ये अर्थपूर्ण भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी समस्या का, सुसीमित क्षेत्र की समस्या का हम सर्वांगीण विश्लेषण करते हैं तो वो गहन विश्लेषण होगा, सघन विश्लेषण होगा, क्रमबद्ध होगा, तार्किक होगा, व्यापक होगा, और सबसे बड़ी बात अर्थपूर्ण होगा। तो ये सर्वांगीण विश्लेषण। तो अनुसंधान क्या है, किसी भी सुसीमित क्षेत्र की समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें सामान्य निरीक्षण नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, विशेष निरीक्षण, यानी कि शोधार्थी की दृष्टि आवश्यक होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। ध्यान दीजिएगा, शोध में वस्तुनिष्ठता होती है। कभी भी शोध के प्रश्न में व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगा तो वो कूट आप काट दीजिएगा, गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्तिनिष्ठता का स्थान नहीं होता बल्कि वस्तुनिष्ठता का स्थान होता है। वैज्ञानिकता होती है, तार्किकता होती है, विश्वसनीय और वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, शोध किस पे कार्य करता है, समस्या समाधान पे। शोध के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, समस्या समाधान। पहले तो समस्या में ढूंढिए और फिर उसका समाधान ढूंढिए। तो ये है शोध। अब इसमें आपको जो चीजें आज बतानी है, आज तो सबसे पहले शोध का क्रम बताना है, और इसके बाद उस क्रम से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। वैसे देखिए, शोध की परिभाषा, विशेषता, प्रकृति बहुत ही व्यापक है। इसको इतनी सी चीज़ों में समेटा नहीं जा सकता, फिर भी समय कम है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उसको पहले देख लीजिए, बाकी अपनी किताबों को पढ़ के आप सीखते रहिएगा। देखिए,
जो प्रश्न आता है, एक प्रश्न तो शोध के चरण से बन जाता है। भाषा हर बार चेंज भले कर देता है लेकिन शोध के चरण के प्रश्न नहीं बदलते, उसको देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सबसे आसान भाषा में पीएचडी कैग याद होना चाहिए। तो पीएचडी कैग है क्या, इसको देखिए। पी से होती है प्रॉब्लम यानी कि समस्या, एस से होता है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, डी से होता है डिजाइन यानी कि शोध की रूपरेखा, सी से होता है कलेक्शन यानी कि एकत्रीकरण। किसका एकत्रीकरण, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ए से होता है एनालिसिस मतलब विश्लेषण, और जी से होता है जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण। किसका सामान्यीकरण, तो शोध निष्कर्ष का सामान्यीकरण। तो आपको ये 6 स्टेप तो एकदम याद होने चाहिए। देखिए, पहला पी से होती है प्रॉब्लम यानी कि समस्या, दूसरा स्टेप है परिकल्पना, तीसरा स्टेप है रूपरेखा, चौथा है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ा मिल गया तो उसके बाद उसका विश्लेषण, और अंत में निष्कर्ष का सामान्यीकरण। तो शोध के चरण के लिए आपको याद क्या करना है, पीएचडी क्या है। पी का मतलब प्रॉब्लम, एच का मतलब हाइपोथेसिस, डी का मतलब डिजाइन, सी का मतलब कलेक्शन, ए का मतलब एनालिसिस, जी का मतलब जनरलाइजेशन। हिंदी में पी का मतलब समस्या मतलब प्रॉब्लम, एच मतलब हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, डी का मतलब डिजाइन, डिजाइन मतलब रूपरेखा, सी का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब आंकड़ों का एकत्रीकरण, ए का मतलब एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, और जी का मतलब जनरलाइजेशन। ये 6 स्टेप इसके मूल है, इसको तो याद होना ही चाहिए। अब यूजीसी में जो इन 6 स्टेप के बीच में स्टेप आते हैं वो भी पूछ लेते हैं। देखिए, जब आप अपनी समस्या बना लेंगे तो समस्या के बाद परिकल्पना बनाने के लिए आपके पास अगर किताबें हैं तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। तो किताबें पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्या और परिकल्पना के मध्य साहित्य सर्वेक्षण नामक स्तर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप समस्या बना लिए और आपको परिकल्पना बनानी है तो अगर आपके पास किताबें उपलब्ध हैं यानी कि ग्रंथ उपलब्ध है या उससे संबंधित जानकारियां हैं तो आप पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना ही है वही क्या होगा, साहित्य सर्वेक्षण। और जब आपने परिकल्पना बना ली और परिकल्पना बना ली है उसके बाद आप क्या बना रहे हैं, डिजाइन। तो जब आप डिजाइन तय कर लेंगे तो उसके बाद अपना क्या करेंगे, एक स्टेप और बनाएंगे, क्या, नमूना चयन। जब अपनी डिजाइन तय कर लेंगे तो आप अपना एक नमूना चयन करेंगे कि किस तरह से मुझे आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिजाइन और कलेक्शन के बीच में क्या आता है, नमूना चयन। और जब आपके पास आंकड़े इकट्ठा हो गए और आपको विश्लेषण करना है तो आंकड़ों का एकत्रीकरण कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, विश्लेषण। और विश्लेषण जब कर लेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगी कि जो मैंने परिकल्पना बनाई है वो सही है कि नहीं। उसी को हम बोलते हैं परिकल्पना का परीक्षण। ध्यान दीजिएगा कि हमने आंकड़े इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि परिकल्पना की जांच करेंगे तो उसमें क्या पता चलेगा, परिकल्पना सही है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, परिकल्पना का परीक्षण जो है वो विश्लेषण के बाद की प्रक्रिया है। उसके बाद जब हम तथ्यों का सामान्यीकरण कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे शोध प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम समस्या लेंगे, समस्या लेने के बाद हम किताब ढूंढेंगे कि भाई इससे जुड़ी कोई किताब मिल जाए जिससे मेरी परिकल्पना बन जाए। तो साहित्य सर्वेक्षण करेंगे, साहित्य सर्वेक्षण के बाद मेरी परिकल्पना बन गई। परिकल्पना बनने के बाद हम एक शोध की डिजाइन तैयार करेंगे। शोध की डिजाइन जब तैयार हो जाएगी तो हम आंकड़े चुनने के लिए नमूने का प्रकार बनाएंगे, किस नमूने से हम आंकड़े चुनेंगे। इसके बाद जब आंकड़े चुन लेंगे तो हम उसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद जो तथ्य मिलेंगे उससे चेक करेंगे कि मेरी परिकल्पना सही है अथवा नहीं है। उसके बाद हम तथ्यों का सामान्यीकरण कर देंगे। तो आपको याद क्या करना है, समस्या और परिकल्पना के जो मध्य स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं साहित्य सर्वेक्षण। रूपरेखा और एकत्रीकरण के बीच जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं नमूना चयन। विश्लेषण और सामान्यीकरण के बीच जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं परिकल्पना का परीक्षण। आपको ये 3 स्टेप और याद कर लें, साहित्य सर्वेक्षण, नमूना चयन और परिकल्पना का परीक्षण किसके मध्य में है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए।
देखिए, सबसे पहले मिली समस्या, उसके बाद अगर आपके पास संबंधित साहित्य सर्वेक्षण मतलब किताबें हैं तो करिए साहित्य सर्वेक्षण। चलिए, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम क्या बनाएंगे, परिकल्पना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम बना लेंगे रूपरेखा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम अपना नमूना चयन का प्रकार सिद्ध कर लेंगे कि नमूना चयन कैसे करना है। फिर नमूना चयन से आगे बढ़ेंगे तो आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। जब आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे तो बैठ जाएंगे विश्लेषण करने। विश्लेषण करके जो तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर बताएंगे, परिकल्पना की जांच कर लेंगे कि सही है अथवा नहीं है। सही है तो अपना निष्कर्ष दे देंगे, यानी कि सामान्यीकरण कर लेंगे। तो यही सब स्टेप है। पहला प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस और जनरलाइजेशन। और उन दोनों के बीच बीच में जो स्टेप है वो ये, इतना आपको याद करना है बस। तो इससे एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। और दूसरा जो शोध के चरण है, जिसे हम क्रियात्मक शोध का चरण कहते हैं, वो भी आपको याद कर लेना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बनाते हैं योजना, इसे हम बोलते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो पहले बनाते हैं योजना, उसके बाद एक्ट मतलब उस पर करते हैं कार्य, और उसके बाद हम करते हैं उसका निरीक्षण, और निरीक्षण के बाद हम उसका दे देते हैं रिजल्ट, निष्कर्ष, या आप कह दीजिए निष्कर्ष। ठीक, तो ये दोनों आपको याद करने हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आपका बन जाता है। देखिए, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले शोध में चुनिए समस्या, फिर उसका साहित्य सर्वेक्षण, फिर जा करके आपको आगे परिकल्पना बनानी है, फिर शोध की रूपरेखा तय करनी है, फिर नमूना चयन, फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण, फिर विश्लेषण, फिर परिकल्पना की जांच, उसके बाद सामान्यीकरण। और दूसरी बात, जो क्रम बनाना है वो है योजना बनाइए, फिर कार्य करिए, फिर निरीक्षण करिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। तो आपको इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आगे देखिए, देखिए दो क्रम मैंने आपको बता दिए। अब आपको अनुसंधान में एक जरूरी बात यह है कि इसमें जो भी आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें किया क्या जाता है, विकास, परिमार्जन और सत्यापन। मतलब जो पूर्व ज्ञान था उससे और भी विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान का परिमार्जन करते हैं और भी शुद्ध रूप, और उसके बाद सत्यापन कर देते हैं। और जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो इसी निष्कर्ष का हम सामान्यीकरण कर देते हैं अनुसंधान में। ठीक, देखिए अनुसंधान में जो भी विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसका हम विकास करते हैं, परिमार्जन करते हैं, सत्यापन करते हैं। जब ये तीनों हो जाता है तो हम उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। दूसरी बात, अनुसंधान में क्या क्या मिलता है? पहली बात तो नया ज्ञान, दूसरी बात नए ज्ञान को ये पुराने ज्ञान से जोड़ता है, और जब कोई चीज नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, ज्ञान अंतराल की पूर्ति। आराम से समझ लीजिए, अनुसंधान में हमें मिलता है नया ज्ञान, और दूसरी बात अनुसंधान क्या करता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। तो जब भी कोई चीज जोड़ेगी तो वो अंतराल की पूर्ति करेगी, यानी कि ज्ञान अंतराल की पूर्ति भी होती है। ठीक है, अब इसके बाद विशेष चीजें तो बहुत बतानी नहीं है, आज बस आप लोग को बस इतनी सी चीजें बताएंगे, और बाकी आप इससे जुड़ी विशेषता यानी अनुसंधान की विशेषता, प्रकृति और परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा, उससे पूर्व संबंधी प्रश्न आते हैं। तो आज आपने शोध के चरण और शोध का क्रम देखा था, इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने आज इसको बता दिया। अगली कक्षा में से अनुसंधान के प्रत्येक चरण के ऊपर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा।